हाँ जी, मोल का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं क्या? कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना? बन रहे हैं क्वेश्चंस की नहीं बन रहे? बन रहे, चलो बढ़िया, ठीक है। ओके, हमने लास्ट क्लास बात की थी मेथड्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट के बारे में। वो क्वेश्चन जो किए थे वो समझ में आ रहे थे कि नहीं आ रहे? वेरी गुड। आज हम बात करेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। ध्यान से समझिए, बहुत इजी मेथड्स हैं और एक बार ढंग से सुन लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। वही समस्या इनके साथ भी मॉड्यूल से पढ़ने में समझ में नहीं आएंगे, एक बार क्लास में समझ लेंगे फिर मॉड्यूल से कवर हो जाएंगे। एटॉमिक वेट का सबसे सिंपल फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा? सबसे सिंपल फॉर्मूला बनेगा एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हम इस पूरे मेथड्स में 3 4 5 मेथड जो पढ़ेंगे उन सब मेथड्स में ये मान के चल रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकल चुका है, क्योंकि हमने इससे पहले कौन से मेथड्स पढ़े? मेथड्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, यानी ये माना जा रहा है कि ई का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एटॉमिक वेट निकालने में किस चीज की कमी पड़ रही है? तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली क्या निकालने के लिए है? वैलेंसी फैक्टर। सारे मेथड्स में मोटा मोटा वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे होंगे, और एक बार अगर वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा और मेरे पास इक्विवेलेंट वेट पहले से ही है तो मुझे क्या मिल जाएगा? एटॉमिक वेट। तो पहला तो बेसिक फॉर्मूला तो ये हो गया, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। सेकंड मेथड जो इसमें आता है वो आता है ड्यूलॉन्ग एंड पिटेट्स लॉ। ड्यूलॉन्ग एंड पिटेट्स, पुटिन्स नहीं, ड्यूलॉन्ग एंड पिटेट्स लॉ। बोर्ड पे देखिए क्या बोलता है, बहुत बेसिक सी बात बोलता है। ये है मेनली सॉलिड्स के लिए, ओनली फॉर सॉलिड्स। ये बोलता है कि जो सॉलिड्स है उनके लिए कॉमन ऑब्जर्वेशन आया। इन्होंने कोई नई चीज मतलब अपने फॉर्मूला से कोई जनरेट नहीं किया है, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया है। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन लिया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सॉलिड्स है, जो सॉलिड एलिमेंट्स है, उनका एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई करें उन्हीं की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। क्या तुम्हारे मुंह पे गेट बंद कर दिया क्या? कोई इज्जत नहीं करता है। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये वैल्यू रफली 6.4 के आसपास आती है। रफली का मतलब ये है कि सोडियम के लिए अगर सोडियम का एटॉमिक वेट यानी 23 और उसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी आती होगी उसको मल्टीप्लाई करे तो हो सकता है किसी के लिए 6.38 आ जाए, किसी के लिए 6.39 के आसपास आ जाए, किसी के लिए 6.41 आ जाए, किसी के लिए 6.42 आ जाए। जो भी वैल्यू आएगी पर रहेगी वो किसके आसपास? 6.4 के आसपास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझते ना क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सैंपल by 1 डिग्री सेल्सियस। बोल दो फटाफट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सैंपल by 1 डिग्री सेल्सियस। और इसका वैल्यू अपने को लेना किस में है? इसका वैल्यू लेना है इन कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी जूल में नहीं लेना है, कैलोरी में लेना है, इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास कोई नया एलिमेंट आ जाए कि ये लैब में सैंपल आया है कि ये एलिमेंट का आपको एटॉमिक वेट निकालना है, तो आपने क्या किया? आपने लैब में पहले उस एलिमेंट का, उस सॉलिड का 1 ग्राम सैंपल लिया और क्या कैलकुलेट किया? उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या निकाला? 6.4 में डिवाइड कर दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मिल गया आपको? एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट एग्जैक्ट मिला है कि अप्रोक्सीमेट मिला? क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसका मल्टीपल 6.4 ही था या उससे हल्का सा कम था या उससे हल्का सा, तो मुझे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट नहीं मिला है, मुझे मिला है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। अब सुनना क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि एक एलिमेंट है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू इतना है, तो आप क्या निकालेंगे? उसका एटॉमिक वेट। या हो सकता है कि वो बोल दे ड्यूलॉन्ग पिटेट मेथड से
मैंने किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता किया, मतलब बेसिकली एक एटॉमिक वेट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है सपोज 31.6 के आसपास। ये एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट है? और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। साथ में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि उस एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 16 है। कितना है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा और निकालूंगा वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट सॉरी वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 31.6 अपॉन 16। नहीं आया समझ? और ऑब्वियसली बात है वैलेंसी फैक्टर तो 1.9 के आसपास कुछ आएगा। फिर मेरा काम क्या है? मेरा काम है इस वैलेंसी फैक्टर को नियरेस्ट इंटीजर तक अप्रोक्सीमेट कर देना। यानी मैं बोल दूंगा भैया जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है? 2 है। फिर इक्विवेलेंट वेट इंटू 2 करूंगा तो मुझे मिलेगा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बनेगा एज इट इज। किसी एलिमेंट का बोल देगा भैया उस एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इतना है या उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, तो आप उसका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालेंगे और फिर इक्विवेलेंट वेट का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैलेंसी फैक्टर जिसको आप नियरेस्ट इंटीजर तक अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया ड्यूलोंग एंड पिटिट्स लॉ। थर्ड केस देखिए, थर्ड में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। क्या होते हैं दोस्त आइसोमॉर्फस सॉलिड्स? व्हाट आर आइसोमॉर्फस सॉलिड्स? पढ़ रखे हैं आप लोगों ने क्या पहले? कहाँ पढ़ रखे हैं? इनऑर्गेनिक में पढ़ रखे हैं क्या? बॉन्डिंग में पढ़े थे क्या? ओके। क्या बोलते हैं FeSO4.7H2O को? इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं? पीछे पड़ गया व्हाइट विट्रियोल के। आपने नाम सुना है पोटैश एलम का? क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। इसको बोलते हैं पोटैश एलम। पोटैश एलम दाढ़ी वाड़ी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? नहीं बनाते हैं? नहीं काम में लेते हैं इसको? ठीक है, कुछ भी नहीं। आपने नाम सुना है क्रोम एलम का? K2SO4.Cr2SO4 होल थ्राइस .24H2। इसको बोलते हैं क्रोम एलम। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस और ये भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने से कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसमें है सॉलिड स्टेट में, वैसा ही एग्जैक्ट अरेंजमेंट इसमें, बस यहाँ पर Mn की जगह कौन आ गया? Cl। जैसा अरेंजमेंट इसमें मिलेगा ऐसा इसमें मिलेगा, इसीलिए आइसोमॉर्फस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होने से काम नहीं चल रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है ही, नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं। आइसोमॉर्फस इसलिए है क्योंकि इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के बिल्कुल रेप्लिका है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे पास क्या यूज है इस इंफॉर्मेशन का? अपने को सिर्फ इतना सा समझना है कि जैसे मान लो उसने बोल दिया कि एक अननोन मेटल है M और उस मेटल सल्फेट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? मेटल सल्फेट। तो बेटा मेटल सल्फेट तो M2SO4 भी हो सकता है, MSO4 भी हो सकता है, M2SO4 होल थ्राइस भी तो हो सकता है ना। आपको पता है क्या मेटल का वैलेंसी फैक्टर कितना है? नहीं पता ना, वही तो निकालना है। ठीक है, पर अगर साथ में एक वर्ड यूज कर दिया कि मेटल सल्फेट ऑफ दिस मेटल इज आइसोमॉर्फस विद FeSO4.7H2, तो Fe का वैलेंसी फैक्टर कितना है?
तो उस मेटल का वैलेंसी फैक्टर भी 2 ही लेना है। नहीं आया समझ? तो वैलेंसी फैक्टर मिल गया तो एटॉमिक वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट तो पहले से आपके पास है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का सिर्फ इतना सा काम है कि वैलेंसी फैक्टर मिल जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर बोल रही होगी, भैया ये इसके आइसोमॉर्फस है, वो उसके आइसोमॉर्फस है। जिसके आइसोमॉर्फस है वैसा वैलेंसी फैक्टर। वो बोल रहा है पोटेश एलएम के आइसोमॉर्फस है, एल का कितना है +3, उसका भी कितना मान लेंगे वैलेंसी फैक्टर 3 मान लेंगे। नहीं आया समझ? ऐसा। तो आइसोमॉर्फस बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना सा यूज है इसका, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो आता है इसमें, फोर्थ इसमें आता है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। नहीं देख लो, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। अब ये सब क्या बहुत डिटेल्ड मेथड्स हैं जिनको हम पढ़ते नहीं है कहीं भी, ठीक है। बट स्टिल इनके ऊपर बहुत इजी न्यूमेरिकल बनता है, तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ध्यान से समझना, पूरा प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, जो उसका क्रक्स है बता रहा हूं आप, ठीक है। और मॉड्यूल में भी क्रक्स ही दे रखा है, तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप सिर्फ क्रक्स पढ़ेंगे तो आपको पूरी पीछे की बात समझ में नहीं आएगी। एक बार ध्यान से सुन लो, कोई मेटल है एम, और आपको उसका क्या निकालना है? एटॉमिक वेट। क्या निकालना है? हम क्या महसूस कर रहे हैं? एटॉमिक वेट निकालने में कहां समस्या आ रही है? वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट तो आपके पास पहले से ही है, क्या चाहिए? वैलेंसी फैक्टर। एक तरीका ये रहा वैलेंसी फैक्टर निकालने का, एक तरीका ये रहा, और एक तरीका ये रहा। देखिए, एक मेटल है, उसका इक्विवेलेंट वेट मेरे पास है, वैलेंसी फैक्टर नहीं। मैंने क्या किया, उस मेटल का रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा उसका? उसका बनेगा मेटल क्लोराइड। अगर मेटल का वैलेंसी फैक्टर 1 है तो MCl बनेगा, 2 है तो MCl2 बनेगा, 3 है तो MCl3 बनेगा। तो मैंने MClX बोल दिया। यहां पर X क्या है? किसका वैलेंसी फैक्टर? मेटल का वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल क्लोराइड जो बना है ना, इसकी खास बात क्या है कि ये वॉलेटाइल नेचर का है। दिस मेटल क्लोराइड इज वॉलेटाइल इन नेचर। अगर ये वॉलेटाइल नेचर का है, इसका मतलब ये है कि इसको गर्म करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो वेपर में कन्वर्ट करके इसका डेंसिटी पता कर लेंगे, इसकी डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर कर लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वेपर अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस क्या दे देगा? वेपर डेंसिटी। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन में वो नहीं बोलेगा कैसे किया, वो इतना बोलेगा कि वोलेटाइल जो नेचर का क्लोराइड है ना, इसका वेपर डेंसिटी का वैल्यू इतना है। यानी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी की वैल्यू पहले से ही गिवन रहेगी। कैसे निकाली समझ गए ना? इस क्लोराइड को पहले गर्म किया, वेपर बनाया, उस वेपर को का डेंसिटी निकाला, उसे कंपेयर किया डेंसिटी ऑफ H2 से, और क्या मिल गई आपको? वेपर डेंसिटी। अरे वेपर डेंसिटी पता है तो मॉलिक्यूलर वेट पता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब अगर देखो, अगर आपके पास AlCl3 है, तो बताओ AlCl3 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखें? एल्यूमिनियम का 27 और क्लोरीन का 3 इंटू 35.5। तो दर्द है क्या इसमें? यानी एल का लिखा और क्लोरीन का लिखा। अच्छा, एल के एटॉमिक वेट को आपको पता है ना, एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या ऐसे? तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे? अरे साहब कैसे सूंघ गया? पहले मेटल का एटॉमिक वेट लिखेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ एम। जैसे Cl का लिखा ना, वैसे लिख देंगे। और क्या करेंगे? x इंटू 35.5। कोई दर्द? 35.5। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एटॉमिक वेट को ब्रेक कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर में। तो इसको लिखा मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? x ही तो है, प्लस x इंटू 35.5। ये मॉलिक्यूलर वेट मेरे हिसाब से आ रहा है, और एक्सपेरिमेंट से कितना आ रहा है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। नहीं आया समझ? आ गया समझ? x कॉमन लेके एक तरफ कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। नहीं आया समझ?
वेपर डेंसिटी आपके पास है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपके पास है, क्या निकल आएगी, और एक बार वैलेंसी आ जाएगी तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट हो जाएगा। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड। ये मेथड वैसे इसका अप्रेंटिस बनाने में, मतलब स्कूल में बोर्ड में किया जाने वाला प्रैक्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट मानो एक तरह से इसको, है ना, कि क्लास 11 के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट है, पूरा इसका फाइल बनती है। और अपने को सिर्फ ये समझना है कि हुआ क्या, हमने जो भी मेटल है उसका क्लोराइड बनाया, और केवल खास बात क्या है क्लोराइड की, कि वॉलेटाइल नेचर का है, तो उसका वेपर डेंसिटी पता कर लिया, और वहां से उसका वैलेंसी फैक्टर आ गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपना काम हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉपी कर लो फटाफट इसको।
डन। ओके, लास्ट मेथड देखो, स्पेसिफिक हीट मेथड। इसको ध्यान से समझना है ना, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है, बाकी से डिफरेंट है। जैसे मान लो कोई ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो वो O2 भी फॉर्म करता है और O3 भी फॉर्म करता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भैया कोई एलिमेंट है और वो OX वाली स्टेट में शो करता है, ऑक्सीजन की OX वाली स्टेट है, तो X का वैल्यू कैन बी 2 और X का वैल्यू कैन बी 3, हो सकता है 4 हो 5। अब मैंने आपको बोल दिया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, सपोज मैंने 48 दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको एक्स का वैल्यू पता है कि 2 है, ठीक है, तो बताओ एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा। अगर मान लो एक्स का वैल्यू 2 है तो एटॉमिक वेट कितना होगा, 48/2, 24। और अगर एक्स का वैल्यू 3 है तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। और अगर एक्स का वैल्यू 4 है तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये एग्जैक्टली सेम केस हम बात कर रहे हैं। मान लो कोई एलिमेंट है और वो इस तरह से नेचर में मिलता है AX के फॉर्म में, यानी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम्स एक एलिमेंट के हैं, जैसे S8 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, इस तरीके से। हमको नहीं पता है इसमें कितने एटम्स हैं, मुझे इसका क्या दे रखा है, मुझे इसका दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पर इक्विवेलेंट वाले कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, इससे बड़ा डिफरेंट है। मुझे दे रखा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है सपोज 100, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और मेरे से पूछा है इसका एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 100/x की वैल्यू कहां से आएगी, सवाल ये है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो एटॉमिक वेट कितना हो गया 100, 2 है तो कितना हो गया 50, 3 है तो 33.33। क्लियर है कि नहीं, 4 है तो 25 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू कहां से आएगी, तो ये सिर्फ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ही कंसेप्ट काम करता है, जो बता रहा हूं। आपको पता है एक होता है CP, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एक होता है CP/CV, जिसको आप कौन सा रेशियो बोलते हो, पॉइजन रेशियो। याद आ रहा नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हो, पॉइजन रेशियो। CP/CV इज इक्वल टू गामा, पॉइजन रेशियो बोलते हो ना। ओके, अगर इसकी वैल्यू CP/CV का रेशियो, ध्यान से सुनो, 5/3 आता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, 5/3 आता है, यानी कितना वैल्यू हो गया ये, 1.66। तो बताओ एटॉमिसिटी कितनी आ रही है, एटॉमिसिटी कितनी आ रही है, 1। और अगर यही वैल्यू 7/5 आ जाए, यानी 1.4, तो एटॉमिसिटी 2। और यही वैल्यू बोलो 4/3 यानी 1.33 आ जाए, तो एटॉमिसिटी 3। अरे पता है कि नहीं पता है, ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, होमोटॉमिक के लिए। क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और आपसे पूछे कि भैया एटॉमिक वेट कितना होगा, तो एटॉमिक वेट आप बताएंगे जो भी मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइड बाय एक्स। और एक्स कहां से मिलेगा, एक्स यहां से मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। बेसिक आइडिया अपने को है पहले से ही, तो सिर्फ इसको कॉपी कर लो, लिख लो वहां चाहो तो। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वैलिड ओनली फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अरे एटॉमिसिटी तो बाहर ही रह गई, वो कह रहा कोई नहीं, छोड़ दे मत लिख।
डन। नहीं लिख पाते, तेज तेज। क्वेश्चन लिखिए पहला। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, है ना। अ मेटल, M, capital M, a metal M forms sulfate. A metal M forms sulfate which is isomorphous to, CuSO4.5H2, which is isomorphous to CuSO4.5H2. Full stop. Determine the atomic weight of metal. Determine the atomic weight of metal if 1.2 gram of this metal, if 1.2 gram of this metal displaces 4.32 gram, 4.32 gram of silver from silver nitrate solution, of silver from silver nitrate solution. एटॉमिक वेट निकालना है, उसके लिए इक्विवेलेंट वेट भी चाहिए और वैलेंसी फैक्टर भी चाहिए। इक्विवेलेंट वेट की इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में है और वैलेंसी फैक्टर की इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में है। सिक्सटीन आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, वेरी गुड। आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन पता होगी तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इक्विवेलेंट वेट कहां से आएगा? मेटल की और सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल यानी 1.2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 4.32 अपॉन 108। तो बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया? 30 आ गया। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? कल बात की थी ना अपन ने इस बारे में, तो कल जो पढ़ा था उसी का तो कंटिन्यूएशन है ये कि भैया एक मेटल ने जो है उतना ग्राम सिल्वर डिस्प्लेस किया तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। अगर मैं प्रॉपर रिएक्शन लिखूं तो ऐसी रिएक्शन है कि मेटल ने रिएक्शन किया किसके साथ में? AgNO3 के साथ, और मेटल नाइट्रेट बनाया, जो भी बना होगा फॉर्मूला इसका, और साथ में सिल्वर। तो मेटल का मास है 1.2 ग्राम, तो सिल्वर का मास है 4.32 ग्राम। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया 30। अब ये आइसोमॉर्फस है किससे? कॉपर सल्फेट के कॉपर से, ये तो बोला हुआ है। कॉपर कितने पर है? कॉपर है +2 पर, तो मेटल भी कितने पर हो गया? तो वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया ना मेटल का। तो एटॉमिक वेट कितना हो गया बताओ? 60, 30 इंटू 2, 60। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Equivalent weight of a metal is 9. Equivalent weight of a metal is 9. Full stop.
if vapor density of its chloride, if vapor density of its chloride is 66.75, vapor density of its chloride is 66.75, then find out the atomic weight of metal. Then find out the atomic weight of metal. सॉल्व करो. समझ गए? वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड फॉर्मूला भी दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि वैलेंसी फैक्टर x इज इक्वल टू 2 इंटू वीडी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5. कितना आ रहा है वैलेंसी फैक्टर? 3 आ रहा है क्या? हो गया सॉल्व फिर तो. डन. कितने लोगों का आंसर आ गया है? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. The specific heat capacity of a gas. The specific heat capacity of a gas at constant pressure and constant volume. The specific heat capacity of a gas at constant pressure and constant volume is found to be 1.2 and 0.9. 1.2 and 0.9 calorie per gram per degree Celsius. 1.2 and 0.9 calorie per gram per degree Celsius. Full stop. If vapor density of gas is 48, if vapor density of gas is 48, then determine the atomic weight of gas. Then determine atomic weight of gas. 32 आ रहा है? चेक करो बाकी लोग. सबसे पहले क्या करेंगे? गैस का मॉलिक्यूलर वेट तो कितना हो गया? 96 हो गया. अब आप जो है Cp बाय Cv रखें. 1.2 अपॉन 0.9 यानी दिख गया है 4/3. तो एटॉमिसिटी कितनी आ गई? यानी गैस किस टाइप की है? X3 टाइप की. तो X3 का मॉलिक्यूलर वेट है 96, तो एटॉमिक वेट कितना हो गया? 96/3, 36, सॉरी 32 ही लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ रहे हैं. बाय विक्टर मायर्स मेथड, बाय विक्टर मायर, बोर्ड पे देखो, विक्टर मायर, by Victor Myers method, it was found that by Victor Myers method, it was found that 0.2 gram of a volatile compound, 0.2 gram of a volatile compound
displaces 56 ml of dry air at STP. 56 ml of dry air at STP. Find the molecular weight of compound. Find the molecular weight of compound. अबे विक्टर मायर तो पढ़ाया नहीं, आप ऐसा समझो कि विक्टर मायर क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, बिना विक्टर मायर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जरूरत नहीं है विक्टर मायर जानने की, आपको बात यही समझाना चाह रहा हूं। समझ गए? अरे मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मास से मोल निकालो, वॉल्यूम से मोल निकालो। हाँ भाई देखो कितने लोग आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम है। मास से मोल निकाला तो 0.2 डिवाइड बाय मोलर मास, और 56 डिवाइड बाय 22400, ये आया 1/400। यहां से बताओ मोलर मास कितना आ गया? 80 आया क्या? खत्म बात। समझ गए ना विक्टर मेथड में क्या होता होगा? किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को हीट करते हैं, उसका वेपर बनाते हैं और देख लेते हैं कि कितना ग्राम ने कितना ml वेपर बनाया, तो मास से मोल निकालते हैं और वॉल्यूम से मोल निकालते हैं, मोलर मास निकल आता है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? एक आखिरी क्वेश्चन और करो इसके ऊपर। specific heat capacity of a solid is 0.25 calorie per gram per degree Celsius. Calorie per gram per degree Celsius. If its equivalent weight is 12, then determine its exact atomic weight. समझ गए? कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें? डुलोंग पिटेट। सबसे पहले क्या किया? एटॉमिक वेट इंटू 0.25 इज इक्वल टू 6.4 किया क्या? यहां से बताओ अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट कितना आ रहा है? 25 लिख लो ब्रैकेट में नीचे, अप्रोक्स, दिस इज अप्रोक्स एटॉमिक वेट, दिस इज अप्रोक्स एटॉमिक वेट। अब वैलेंसी फैक्टर निकालो। 25.6 डिवाइड बाय 12 कितनी आ रही वैल्यू?
पॉइंट समथिंग कितना, 2.9 के आसपास आ रही है क्या, 2.1 के आसपास आ रही है, ये भी गैस कर लिया आपने, कितनी आ रही है, 2.1 समथिंग आ रही है क्या। तो इस वैलेंसी फैक्टर को एग्जैक्ट कितना ले लेंगे, तो इस वैलेंसी फैक्टर को फिर 2 ले लेंगे, बिल्कुल वो भी ले लीजिए आप, है ना। तो अब बताइए एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 2 × 12 यानी 24। क्वेश्चन समझ गए क्या, वेरी गुड, दिस कंप्लीट्स योर मेथड टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट। अब लास्ट टॉपिक बाकी है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पढ़ रखे हैं आप लोगों ने पहले ही, घिसट घिसट के 15 बार 50 बार पढ़ रखे हैं सबने, ये सबको पता होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ फिर भी पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो, सीधे बैठिए बोर्ड पे देखिए, इसमें कुछ भी लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देख के समझेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहला लॉ इसमें आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, जैसे मान लो रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ NH3 गिव्स N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2। अगर आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे 100 ग्राम अमोनिया से, तो थ्रू आउट दी प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन टोटल मास हमेशा कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का मास रहेगा 100। अगर ये रिएक्शन पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट 0 बचेंगे, तो प्रोडक्ट का मास कितना आ जाएगा। और अगर बीच में कहीं चेक करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, और मान लो अमोनिया दिख रहा है 40 ग्राम, तो बताओ इन दोनों का मिला के मास कितना आएगा, 60 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है, यानी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का जितना मास है, एंड में उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दैट मास। हमेशा थ्रू आउट द रिएक्शन मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ये कहां फॉलो नहीं हो पाता है, न्यूक्लियर प्रोसेस में ऐसा नहीं हो पाता है, पर केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होता है। समझ आती है बात। सेकंड इसमें आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लॉ क्या बोलता है, जैसे मान लो आपने H2O का सैंपल लिया, वाटर का सैंपल। अब वाटर का सैंपल कई जगह से लाए आप, जो है जमीन में खड्डा खोद यानी बोरिंग का पानी लेके आए, नदी का पानी लेके आए, समुद्र का पानी लेके आए, बारिश का पानी लेके आए, किसी के आंसू बह रहे हैं उसका पानी लेके आए, ठीक है। यानी मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेज से आपने जो है वाटर का सैंपल कलेक्ट किया है। उन सभी सैंपल्स को एनालाइज किया, तो उन सभी सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेस आ रहे हैं 2:16 यानी 1:8 ही तो आ रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना आ रहा है, 1:8। क्लियर है कि नहीं है, ये फिक्स रहेगा। अब ये कहीं से भी सैंपल लाए आप, अगर वाटर है तो वाटर में H और O के मासेस का रेशियो विल ऑलवेज बी 1:8। यानी प्रोपोर्शन कैसा है, कांस्टेंट या डेफिनेट। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते थे। अभी आपके लिए बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई बच्चा बोल देगा इसमें कौन सी बड़ी बात, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो उसमें हमेशा तो हाइड्रोजन रहेंगे, हमेशा एक ऑक्सीजन रहेगा, तो हमेशा H का मास 2 आएगा, O का मास 16 आएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 आएगा। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास वाटर का फॉर्मूला है ही नहीं। ये उन दिनों की बात है जब वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि उसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, ऐसा नहीं पता था उनको, बस ये पता था, 5th क्लास नहीं, हाँ ऐतिहासिक, ठीक है, वो समय जब उनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। उनको ये तो पता है कि वाटर में 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में जानकारी नहीं है। वो किसी भी कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, अभी तो आप पहचानते हैं कि मीथेन वो है जिसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। वो ऐसे नहीं पहचानते थे, वो मीथेन कैसे पहचानते थे, सूंघ के नहीं होते,
सूंघने वाले अब भी सूंघ के पहचान सकते हैं। बात सूंघ के पहचानने की यही, सूंघ के पहचानते। बताओ, बर्बाद हो चुका है देश। मीथेन, आपको अब तो पता है कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। उस टाइम पे मीथेन के बारे में ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जानकारी नहीं थी, तो ऐसा बोलते थे मीथेन एक ऐसी गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन 3:1 के मास रेशियो में कंबाइन करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यानी जब भी मीथेन गैस पहचाननी है तो वो उसको डिकम्पोज करा के सी और एच को अलग अलग करेंगे, उनके मासेस का रेशियो निकालेंगे। अगर 1:4 आएगा तो 1:3 आएगा तो बोलेंगे मीथेन गैस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये उस टाइम की बात है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये वेरीफाई कर पाना कि भैया वाटर का सैंपल कहीं से भी लाया जाए उसमें एच और ओ का मास रेशियो कितना आएगा, 1:8, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मीथेन का सैंपल कहीं से भी लाया जाए उसमें हमेशा सी और एच का मास रेशियो कितना आएगा, 3:1। अमोनिया का सैंपल कहीं से भी लाया जाए उसमें एच और एन और एच का मास रेशियो कितना आएगा, 14:3। क्लियर है कि नहीं है? आज अपने लिए बहुत बेसिक सी बात है, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात। ठीक है, थर्ड इसमें आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये लॉ क्या बोलता है ये भी ध्यान से सुनिए। ये लॉ बोलता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो दो एलिमेंट ले लिए मैंने, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंबाइन करके ये दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, एक बनाते हैं सीओ और एक बनाते हैं सीओ। यानी व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट में बताओ कार्बन का और ओ का मास कितना है। कार्बन का मास 12, ओ का मास 16। कार्बन का मास 12, ओ का मास 32। तो ये लॉ ये बोलता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर के दो कंपाउंड बनाते हैं तो उन दोनों कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, जैसे यहां कार्बन का मास 12 है तो यहां भी कार्बन का मास 12, यानी किसी एक एलिमेंट का मास तो सेम कर दिया और दूसरे एलिमेंट के जो मासेस हैं उनका रेशियो निकालो। वो सिंपल होल नंबर रेशियो है। आज के टाइम पे ये लॉ तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, बट स्टिल उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाते हैं तो किसी एक एलिमेंट का मास तो कैसा कर दिया, फिक्स। यानी दोनों जगह एलिमेंट ए का मास सेम करके और एलिमेंट बी का मास जितना आ रहा है उसका रेशियो कितना आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे यहां देखो, अगर मैं कहूं मैं कार्बन की जगह मैं तो ओ का मास सेम करना चाहता हूं, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन गया 24:32। अब दोनों जगह ओ का मास कैसा हो गया, सेम। तो कार्बन के मास का रेशियो कितना आ रहा है, 2:1, सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे एक एग्जांपल और देखो, अमोनिया ले लिया और N2H4 ले लिया। अमोनिया में N का मास है 14 और H का मास है 3। N2H4 में N का मास है 28 और H का मास है 4। किसका मास सेम रखें, जिसका भी चाहे किसी का कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मास दोनों जगह सेम कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहे तो उसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया, 28 और ये 6। दोनों जगह नाइट्रोजन का मास कैसा है, सेम, और हाइड्रोजन का मास कितना है, 6:4, यानी 3:2। नहीं आया समझ? तो जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। अगर इसको रिपीट करूं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, then the fixed mass of one element, fixed mass of one element which combines with the mass of other element are in simple whole number ratio। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वापस रिपीट करता हूं, शायद मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी डेफिनेशन में, ध्यान से देखिए। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, then the mass of one element which combines with fixed mass of other element, ऑक्सीजन के वो मास जो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं,
वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तभी एप्लीकेबल है जब दोनों कंपाउंड में एलिमेंट कैसे हो, सेम। जो दो एलिमेंट यहां है वही दो एलिमेंट यहां है। अगर मैंने एलिमेंट ही चेंज कर दी, मान लो मैं बोल रहा हूं कि बताओ इस पे वैलिड है क्या ये MgO पे और Na2O पे, तो खेल ही खत्म हो गया। एलिमेंट सेम है क्या, तो यहां अप्लाई होगा ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। फोर्थ लॉ इसमें आता है लॉ ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। क्या हो गया, किसको दर्द है? लॉ ऑफ गैसियस, ये समझ नहीं आया कि एप्लीकेबल क्यों नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये क्या बोलता है? अब ये भी एक बिल्कुल बेसिक सा अननेसेसरी का ऑब्जर्वेशन है उस टाइम के हिसाब से। आज तो आपको इसका बेसिस पता है कि क्यों ऐसा बोल रहा है वो। रिएक्शन हुई N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 gives twice of NH3। N2 का 1 मोल जाएगा तो H2 का 3 मोल जाएगा, तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 इंटू 3, 22.4 इंटू 2। अगर वॉल्यूम का सिंपल रेशियो निकालू तो क्या आ जाएगा, 1 3 2, यानी 1 लीटर 3 लीटर कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, 2 लीटर ऑफ अमोनिया। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई गैसियस रिएक्शन होती है, जब भी कोई गैसेस रिएक्शन होती है, गैसेस की जो वॉल्यूम आपस में कंबाइन कर रही है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होती है। जैसे यहां पर गैसेस की वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है, 1 3 2। अगर रिएक्शन ऐसा है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, 1 1 2। अगर रिएक्शन ऐसा है ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, 2 1 2। यानी उनका ऐसा मानना है कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो गैसेस जो खर्च हो रही है और गैसेस जो बन रही है उन सबकी वॉल्यूम का रेशियो हमेशा कैसा होता है, होल नंबर रेशियो। अब ये कोई बड़ी बात है क्या, ऐसा सिंपल होल नंबर रेशियो क्यों मिल रहा है, क्योंकि स्टाइकोमेट्री सिंपल है। जो स्टाइकोमेट्री का रेशियो है वही तो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है। उस टाइम पे उनके पास स्टाइकोमेट्री थी नहीं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार हर बार जब भी गैसेस कंबाइन करती है उनकी वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज कि रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री सिंपल है, इसलिए वॉल्यूम का रेशियो भी कैसा है, सिंपल है। दिस इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं है? एंड फाइनली इसमें आता है एवोगाड्रोस लॉ। फिफ्थ वन इज एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, बोर्ड पे देखिए, दो वेसल है, एक वेसल में गैस ए भरी है, दूसरे वेसल में गैस बी भरी हुई है। दोनों वेसल का वॉल्यूम सेम है। अब एवोगाड्रो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों में सेम वॉल्यूम है वेसल का और दोनों में गैस भरी जाए सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, जो टेम्परेचर यहां वही टेम्परेचर यहां, जो प्रेशर यहां वही प्रेशर यहां, और वॉल्यूम तो सेम है ही, तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? ये आपके लिए बहुत साधारण सी बात है क्योंकि आपने पढ़ रखा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी सेम, टी सेम, आर सेम और वी सेम, तो मोल तो सेम होना ही है। मोल सेम तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। ये उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए जिन्होंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सोचो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ भी नहीं पढ़ रखे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये समझना कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ली जाए सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। स्टेटमेंट सुनना, equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of particles। equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of particles। ये बहुत बड़ी बात है क्या, अपने लिए बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी बात। समझ आया कि नहीं है? दिस कंप्लीट्स द 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी लॉ टिपिकल नहीं, एक आध क्वेश्चन इससे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? पांचों लॉ समझ गए ना? इनमें से बेटा कुछ भी कॉपी करने जैसा नहीं है, कॉपी कर भी लेंगे तो घर जाके समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हो। ठीक है, तो मत कीजिए कॉपी, है ना? क्वेश्चन देख लीजिए एक आध। अरे नाम मॉड्यूल में है, ऐसा लिख ले नोट्स में, स्टडी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फ्रॉम मॉड्यूल।
अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? आइसोटोप क्या हो जाएगा? अगर H2O की जगह D2 आ जाएगा तो रेशियो भी सेम रहेगा क्या? कितना हो जाएगा? ये 4 और ये कितना हो जाएगा? 16, तो फिर 1:4 का रेशियो आ जाएगा। इसका एक्सेप्शन भी क्या है? इसका एक्सेप्शन भी आइसोटोप से। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ ए, कैपिटल ए। अभी क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये अननेसेसरी के क्वेश्चन है, बट स्टिल मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए दैट रिएक्ट्स विद, कैलकुलेट द मास ऑफ ए दैट रिएक्ट्स विद 10.6 grams of, that reacts with 10.6 grams of B, 10.6 grams of B to produce 6.8 gram of C and 12.4 gram of D, 12.4 gram of D according to the following reaction, 12.4 gram of D according to the following reaction। रिएक्शन बोर्ड में लिखा हुआ है। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है। खत्म है खेल? बिल्कुल नहीं। कितना है दोस्त? लग रहा है प्लस माइनस में भी दर्द रहता है। 8.6 ग्राम आ रहा है, समझ गए? एक और क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टू आइडेंटिकल वेसल्स, two identical vessels contains 0.11 milligram of CO2, two identical vessels contain 0.11 milligram of CO2 and 0.07 milligram, 0.07 milligram of an unknown gas respectively, 0.07 milligram of an unknown gas respectively under same conditions of temperature and pressure, under same conditions of temperature and pressure। Identify the unknown gas, आपको ऑप्शन दे रखे। Identify the unknown gas। Identify the unknown gas, क्या आंसर हो जाएगा? क्या करेंगे? दोनों के मोल निकालेंगे, क्योंकि अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, दोनों के अगर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम है तो मोल भी कैसे हो जाए? सेम। तो 0.11 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 0.07 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोलर मास। यहां से अननोन गैस का मोलर मास आ गया क्या? कितना आया अननोन गैस का मोलर मास? 28 आया क्या? तो जिस ऑप्शन का मोलर मास 28 होगा वो आंसर हो जाएगा, और यहां पर सबका ही मोलर मास कितना है तो आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दीस। एक आखिरी क्वेश्चन और कीजिए। ताबड़तोड़ कॉपी ही कर रहे हो कि समझ भी रहे हो? फुर्सत ही नहीं मिल रही है समझने की। तो क्या बात है, सोए हुए नहीं हो क्या? नींद में ही हो? बहुत बिजी रहता है।
ये बहुत बिजी, तुझे बड़ा पता है। ये अपनी सारी व्यस्तता तेरे ऊपर तो खर्च नहीं कर रहा है, हाँ? इसके बिजनेस का कारण तू तो नहीं है ना बिजनेस का कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, एक आखिरी क्वेश्चन और लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स illustrates law of multiple proportions, which of the following pair of compounds illustrates law of multiple proportions? बता दीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एलिजिबल ही नहीं है, सेकंड में आइसोटोप आ गया तो एक्सेप्शन चला गया, थर्ड भी एलिजिबल नहीं, एलिमेंट चेंज हो गया, फोर्थ आंसर। क्लियर है कि नहीं है? दिस कंप्लीट्स योर मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। अरे आज पढ़ेंगे तो कल खत्म हो जाएगा, तो परसों क्लास फिर लग जाएगी। हाँ सीधे बैठिए। इसके बाद फिर से काइनेटिक्स, इसके बाद पूछ और रहे, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखिए गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर। कॉपी कुछ भी नहीं करना है, शांति से बोर्ड पे देखना है। करेंगे, कॉपी करेंगे इसमें ना। जब आज तक ही समझ नहीं आया तो क्या करेगा आप समझ। बिहेवियर ऑफ गैसेस, बीओजी, या गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, जो भी आप बोलना चाहे। शांति से सुनिए, बहुत छोटा चैप्टर है, पलक झपकते खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पलक झपकिएगा, है ना। सीधे बैठे सुनिए, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अपने को केवल दो तीन चीजें समझनी है इसके अंदर। सबसे पहले तो ग्राम्स लॉ समझना है, ठीक है। फिर अपने को समझनी वंडरवॉल्स इक्वेशन, क्या वंडरवॉल ने किया आइडियल गैस इक्वेशन में, क्या मॉडिफिकेशन किया जिससे रियल गैस इक्वेशन आ गई। और थर्ड हमको जानना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। फिर फॉर्मूले देख लेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीजें, दो तीन चीजें इसके अंदर है। ठीक, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राहम्स लॉ। पर ग्राहम्स लॉ जानने के लिए सबसे पहले दो टर्म देखेंगे। एक देखेंगे डिफ्यूजन, और एक देखेंगे इफ्यूजन। सुनी है टर्म पहले ही? डिफ्यूजन को समझो पहले तो। सपोज इस रूम में किसी कोने में बच्चे ने डीओ लगाया, या किसी ने अगरबत्ती जला दी कोने में, ठीक है, पूजा वूजा करिए जो भी है। तो अगर कोई कोने में डीओ लगाता है, ठीक है, और फैन वैन सब रूम के बिल्कुल ऑफ है, कोई ऐसा अलग से एयर फ्लो नहीं हो रहा है, कोई अलग से सर्कुलेशन की टेक्निक नहीं लगा रखी है हम लोगों ने, फैन रूम के बंद है और एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, कोई वेंटिलेशन, कोई फैन, कोई कूलर वूलर कुछ भी नहीं, एसी भी नहीं, नॉर्मल क्लोज रूम है। अगर कोने में डीओ लगाएंगे इस कॉर्नर पे, तो जो फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स है, डीओ के जो फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स है, जहां आपने डीओ स्प्रे किया है, सबसे पहले उस कॉर्नर में डीओ के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी, और बचे हुए पूरे रूम में उसकी कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? जीरो। पर आप पाएंगे कि अगर कोई बच्चा दूसरे एग्जैक्टली डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो कुछ देर बाद उसको भी उन फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स की स्मेल आएगी, मतलब डीओ की स्मेल आएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यहां पर गैस फ्लो हो रही है, ठीक है, और गैस के फ्लो होने का जो कारण है वो है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन।
गैस यानी फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन वाले जोन से, इस कॉर्नर से जहां पर डीओ स्प्रे किया गया है, हाई कंसंट्रेशन से फ्लो कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। यहां प्रेशर का कोई रोल नहीं है। इस पूरे कमरे में जो एयर का प्रेशर है वो 1 atm है। इवन जहां फ्रेग्रेंस के पार्टिकल है, डीओ के पार्टिकल है, वहां भी प्रेशर कितना है? 1 atm। तो पूरे वेसल में प्रेशर 1 atm है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन the gas particles flow from high concentration zone to low concentration zone, और ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे? डिफ्यूजन। इसी की जगह बात करें इफ्यूजन की, तो जो कार का टायर होता है, ठीक है, उसमें आप कौन सी हवा भरते हैं? ऑक्सीजन भरते हैं? क्या भरते हैं? एयर कंप्रेसर जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसे कंप्रेस करके टायर में भर देता है। यानी जो कंपोजिशन गैसेस का एटमॉस्फेयर में है वही कंपोजिशन टायर के अंदर भी है। यानी देर इज नो डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन, देर इज नो डिफरेंस इन कॉम्पोजिशन। डिफरेंस किस चीज का है? प्रेशर का। तो अगर टायर पंचर हो जाए, छोटा सा एक छेद हो जाए टायर के अंदर, तो गैस का रिसाव हो जाएगा उसमें से, गैस लीक करेगी, कैसी आवाज आएगी? वेरी गुड। तो ये जो प्रोसेस है इसी को एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन इन्वॉल्व्स स्मॉल होल, छोटा होल, ऑरिफिस। क्या बोलते हैं? ऑरिफिस। इफ्यूजन हमेशा थ्रू अ स्मॉल कैविटी या स्मॉल होल होता है। डिफ्यूजन के लिए स्मॉल होल या कैविटी की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इफ्यूजन एक फास्ट प्रोसेस है। डिफ्यूजन में प्रेशर का कोई रोल नहीं है, इफ्यूजन में प्रेशर का ही रोल है। डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन का रोल है, इफ्यूजन में कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन जोन टू लो कंसंट्रेशन जोन इज नोन एज डिफ्यूजन। देयर इज नो रोल ऑफ प्रेशर जनरली। जनरली डिफ्यूजन में कोई प्रेशर का रोल नहीं होता है, ठीक है। इफ्यूजन, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग और ओरिफिस और कैविटी इज नोन एज इफ्यूजन। इफ्यूजन में जनरली कंसंट्रेशन कैसी होती है? सेम होती है, जो चीज बाहर है वही अंदर है। डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉपी में लिख लो, पहले डिफ्यूजन लिखो फटाफट। स्टेटमेंट लिखो डिफ्यूजन में। the flow of gas the flow of gas from high concentration zone to low concentration zone. The flow of gas from high concentration zone to low concentration zone in spontaneous manner is referred as diffusion. डिफ्यूजन में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो, generally there is no role of pressure. Generally there is no role of pressure. नेक्स्ट लिखो इफ्यूजन। the fast escape the fast escape of gas the fast escape of gas fast escape of gas through a small pinhole or orifice through a small pinhole or orifice due to difference in pressure is known as diffusion.
इफ्यूजन। अब देखो, अब हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ के बारे में। आप लिखते ही इतना धीरे हैं कि क्या करें, 1 घंटा 15 मिनट कम पड़ जाते हैं। बोर्ड पे देखिए, ग्राहम्स लॉ के बारे में बात करें। ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है? ग्राहम्स लॉ ये बोलता है, आप खुद भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ग्राहम्स लॉ को, ठीक है। ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन इफ्यूजन दोनों के लिए काम करता है। मान लो एक वेसल में गैस है हीलियम, और उसी वेसल में SO2 गैस है, ठीक है। कुछ प्रेशर पर रखी हुई है गैसेस, बोर्ड पे देखिए। अब इसमें स्मॉल होल कर दिया, स्मॉल होल कर दिया, तो दोनों गैसेस बाहर एस्केप करना चाहेंगी। हीलियम का मोलर मास है 4 ग्राम, SO2 का मोलर मास है 64। कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है? SO2 भारी है, हीलियम हल्की है। तो जो भारी है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है कि कम है, और जो हल्की है उसकी मोबिलिटी, तो जब बाहर निकलने का मौका लगेगा तो तेजी तेजी से कौन दौड़ेगा, और धीमे धीमे कौन दौड़ेगा? तो बाहर जो गैसेस निकल रही है उसके सैंपल को एनालाइज करें, तो बाहर निकलते हुए ज्यादा आबादी किसकी दिखेगी आपको? हीलियम की। कम आबादी किसकी दिखेगी? यानी हीलियम जाएगी तेजी तेजी से और SO2 जाएगी धीरे धीरे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। बस यही बोलता है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ बोलता है कि जब भी कोई गैस का डिफ्यूजन या इफ्यूजन होगा, तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, या इसको बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, बोल सकते हैं ना। या इसको बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एच। डेंसिटी ऑफ एच तो कांस्टेंट होगी, तो डेंसिटी ऑफ गैस। समझ आया कि नहीं आया? यानी रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। आगे देखिए, अगर दो गैसेस हैं तो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर्ड पे देखिए तो सही। ये तब वैलिड है जब दोनों गैसेस सेम कंडीशंस पर हो। सुनना बात ध्यान से। दोनों के कितने कितने मोल हैं? मान लो दोनों के 1 1 मोल है। अगर दोनों के मोल सेम तो दोनों के पार्शियल प्रेशर भी कैसे सेम? पार्शियल प्रेशर भी सेम, तो क्वांटिटी दोनों की बराबर है, तो रेट ज्यादा किसकी मिलेगी? हीलियम की। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो SO2 के मोल कुछ ज्यादा है, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके लोग भी तो ज्यादा होंगे। अगर SO2 के मोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स SO2 के हीलियम के कंपैरिजन में, तो क्या SO2 को एडवांटेज नहीं मिलेगा? तो अगर मान लीजिए मोल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो रेट जो है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिफरेंट मोल वाले केस में क्या बन जाएगा? ये Na/Nb रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। नहीं आया क्या समझ? अरे अभी तो बताया मैंने, बताया कि जिसके मोल ज्यादा होंगे ना उसकी रेट भी कैसी आएगी? उसके टोपी के पीछे तो छुप के बैठते हैं आप, ना मैं आपको देख पा रहा हूं ना आप बोर्ड को देख पा रहे हैं। कहां से पीछे से आवाज आ रहा है? पीछे से ही बोल लेते हैं क्या आप? आवाज पहचानने लगा हूं आपकी अब मैं, है ना। ये नहीं पता था कि वो आती कहां से है, मैं धोखे में जी रहा था। अल्लाह निकल, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मोल अलग अलग होंगे, तो प्रभु जिसके मोल ज्यादा, हीलियम के मान लो मोल ज्यादा है, तो अगर हीलियम के मोल है 5 और SO2 के मोल है 1, तो इसका मतलब क्या है? हर 6 में से 5 पार्टिकल किसके हैं? हीलियम के। तो हीलियम के निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? तो जैसे रेट मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे रेट नंबर ऑफ मोल्स से कैसी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों को लिख दिया, रेट ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ ए। दोनों फैक्टर लगा दिए। अब मान लो वो ये जो है मोल की जगह प्रेशर बोल दे,
कि हीलियम का प्रेशर 10 एटीएम है और SO2 का प्रेशर 1 एटीएम है, इसका मतलब हीलियम के मोल 10 गुना है, तभी तो प्रेशर 10 गुना आ रहा है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ MMB अपॉन MMA। क्लियर है कि नहीं है? ये आ गया। अच्छा एक बात और देखो, किसी गैस के निकलने का रेट कैसे कंपेयर कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन कैसे कंपेयर कर सकते हैं, रेट को लिख कैसे सकते हैं, किसके टर्म्स में? जैसे काइनेटिक्स में आपने पढ़ा ना कि कितने मोल रेट मतलब कितना मोल पर यूनिट टाइम, वैसे यहां पर रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी को कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन मोल्स ऑफ ए डेल्टा टी डिवाइड बाय चेंज इन मोल्स ऑफ बी डेल्टा टी। नहीं आया समझ? रेट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोल्स, या फिर रेट को और कैसे मेजर कर सकते हैं, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर आप रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे बोलो ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी रेट को आप चेंज इन मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, इवन कई बार कई लोग चेंज इन मास के टर्म से भी कर लेते हैं, पर मास उतना एग्जैक्ट नहीं, तो चेंज इन मोल्स, चेंज इन प्रेशर या चेंज इन वॉल्यूम के टर्म्स में कर सकते हैं। अगर मोल या प्रेशर सेम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मोल डिफरेंट है तो मोल को भी फैक्टर बना लेंगे, प्रेशर डिफरेंट है तो प्रेशर को भी फैक्टर बना लेंगे। क्लियर है कि नहीं? स्टेटमेंट लिखी है, कोई भी बोर्ड से कॉपी कर लीजिएगा। ग्राम्स लॉ में स्टेटमेंट लिखिए, इट स्टेट्स दैट at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion of a gas, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional, is inversely proportional, is inversely proportional to the square root of molar mass of gas, square root of molar mass of gas। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद ये बोर्ड से कॉपी कर लीजिए, ठीक है? एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे अपन और बात करेंगे एवोगाड्रोस लॉ, सॉरी वॉन डेर वाल इक्वेशन के बारे में, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली अपना चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल कब डिस्कस करेंगे मुझे ये बताइए? अरे मंडे को थोड़ी क्लास लगाएंगे मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए, मॉड्यूल कल ही डिस्कस होगा, या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्लास मंडे को लगा लो कल की जगह, तो मॉड्यूल करके ले आना आप लोग। तो एक काम करते, कल चैप्टर खत्म करते, मंडे को मॉड्यूल मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे, जिसको आना टाइम बता देंगे, आगे पूछ जाना, ठीक है? आएगा तो ऐसे कोई भी नहीं, बट स्टिल मॉर्निंग बैच के साथ नहीं बुलाएंगे। मोल का मॉड्यूल कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सब लोग करके लेके